पिछले 24 घंटों में हमारे पास ताजा खबरें आई हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के लिए अपनी अंतिम मांगे रखते हैं, रक्षा सचिव हेग्सेथ चेतावनी देते हैं, समझौता स्वीकार करें या युद्ध विभाग का सामना करें। और जब सबकी नजरें ईरान पर हैं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू बड़ा खुलासा करते हैं कि इजराइल गाजा के 70% हिस्से पर नियंत्रण बढ़ाने की राह पर है। क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या एक बड़ी रणनीति का हिस्सा? इसका जवाब सब बदल सकता है। JNS टीवी पर जेरूसलम मिनट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ईरान पर अपने अगले कदमों को बताया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा समझौता कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी समझौता इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मीडिया उसे कवर करेगा, और हम एक शानदार समझौता कर रहे हैं। हम एक शानदार समझौता करने जा रहे हैं, वरना हम बस वापस जाएंगे और इसे सैन्य तरीके से ख़त्म कर देंगे। लेकिन इससे ये तेज़ होगा। ये मानवीय दृष्टि से बेहतर है और इसमें अच्छाई है। इससे कई जानें बचेंगी, चाहे वे दूसरी तरफ के लोग ही क्यों ना हो। आप कई जानें बचा लेते हैं। लेकिन हम एक बहुत अच्छे समझौते के करीब हैं, और अगर हम इसे अच्छा बना सकते हैं तो ठीक है, वरना हम बस युद्ध विभाग का सहारा लेंगे, जैसा कि हम इसे कहते हैं। मैं समझौता करना पसंद करूंगा ताकि हस्ताक्षर के बाद जलडमरू मध्य तुरंत खुल सके। मुझे बस यही गारंटी चाहिए कि वहाँ कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे, और वे मान गए। ये बहुत दिलचस्प था। उन्होंने शुरू में कहा था कि हम परमाणु हथियार विकसित नहीं करेंगे। मैंने पूछा, अगर आप परमाणु हथियार खरीद लें तो अब इसमें लिखा है कि हम न तो कोई सैन्य हथियार विकसित करेंगे और न ही किसी भी तरह से खरीदेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसी वक्त अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ बोले, ईरान से यह समझौता शानदार होना चाहिए। चलिए क्लिप देखते हैं। राष्ट्रपति कोई भी समझौता तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये हमारे देश और दुनिया की सुरक्षा के लिए एक शानदार समझौता है। और केवल एक ही राष्ट्रपति थे जो इसे सामने रखने के लिए तैयार थे। ईरान के पास एक विकल्प है। राष्ट्रपति के साथ बातचीत की मेज पर बैठें, अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दें। और जैसा कि राष्ट्रपति ने 2 दिन पहले कैबिनेट बैठक में कहा, मैं उनके पास बैठा था। वो कैमरे में देखते हैं और कहते हैं, देखो ईरान, या तो तुम बातचीत की मेज पर सही तरीके से समझौता करो, या फिर मेरे बाईं ओर बैठे आदमी से निपटो। वो मैं था, लेकिन बात मेरी नहीं है, वो आप लोग हो। तो एलेक्स, ईरान के पास या तो राष्ट्रपति के मुताबिक एक बेहतरीन समझौता स्वीकारने या परिणाम भुगतने का विकल्प है। राष्ट्रपति समझौते को बेहतरीन इसलिए बता रहे हैं ताकि लगे कि उन्होंने अच्छा समझौता किया है। ईरानी चाहते हैं कि उनके पास 2 विकल्प हों। पहला, उन पर हमला हो, और दूसरा, वे बातचीत की मेज पर हों। वे दूसरा विकल्प चाहते हैं क्योंकि बातचीत की मेज पर उनके पास मौका है। राष्ट्रपति महोदय, आप समझौते की बात कर रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ होर्मुज जलदमरू मध्य को खोलना है, और ये क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों के लिए एक प्राथमिकता है जिसमें कतर शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वे चाहते हैं कि ये जलदमरू मध्य खुले रहें। सैन्य अभियान से भी ये बंद नहीं थी। खुला होने का मतलब है स्वतंत्र आवागमन, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। आप ईरानियों को जलदमरू मध्य को अवरुद्ध करने नहीं दे सकते। आप ईरानियों को खाड़ी से गुजरने वाली नावों पर शुल्क वसूलने की भी अनुमति नहीं दे सकते। ट्रंप की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि ईरान नाकेबंदी हटा दे, और फिर अमेरिका जो करेगा वो ये है कि वो अपनी खुद की नाकेबंदी होर्मुज जलदमरू मध्य की द्वितीयक नाकेबंदी को हटा लेगा। और हमने पहले ही ऐसी रिपोर्टें देखनी शुरू कर दी हैं कि कुछ जहाज जलदमरू मध्य से होकर गुजर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाज पहले ओमान के तट के पास जलडमरू मध्य से गुजर चुके हैं, लेकिन इस जलमार्ग को पूरी तरह खुला देखना अलग अनुभव है। हमने देखा है कि कुछ जहाजों को अमेरिकी नौसेना ने भी सुरक्षा दी है। जहां तक बड़ा समझौता है, वे अभी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात कर रहे हैं जो ठोस परमाणु समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिन की राह खोले। यानी ईरान जलडमरू मध्य खोल सकता है, ट्रंप को तुरंत वही मिल सकता है जो वो चाहते हैं, और अपने सहयोगियों को खुश कर सकते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि दुनिया भर में और संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल की कीमतें कम हों। जहां तेल की ऊंची कीमतें अमेरिकी नागरिकों और दुनिया भर के लोगों पर महंगाई का एक और रूप बना रही हैं। क्या इसका मतलब है कि ईरान कोई समझौता करने जा रहा है, या ईरान अपने परमाणु इरादों को छोड़ने के लिए राजी हो जाएगा? या फिर अगर वो मान भी लेता है तो क्या वो उस समझौते का पालन करेगा? मेरा मतलब है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसकी संभावना बहुत कम है।
इसलिए ट्रंप अभी मुश्किल स्थिति में है। आप जानते हैं, या तो समझौता करें ताकि जलडमरू मध्य जल्दी खुले, या सैन्य कार्रवाई पर लौटें जो वे नहीं चाहते। ये साफ है। मेरा मतलब है, आप देख सकते हैं कि अगर वो सैन्य कार्रवाई के दूसरे दौर में जाना चाहते तो अमेरिका अब तक ऐसा कर चुका होता। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति देरी कर रहे हैं क्योंकि वो इससे बचना चाहते हैं। लेकिन जब तक कोई समझौता साइन नहीं हो जाता और जब तक वो समझौता ना केवल पुष्टि नहीं हो जाता बल्कि उस पर अमल भी नहीं होता, तब तक आपके पास कोई समझौता नहीं है। और हो सकता है कि राष्ट्रपति अभी किसी तरह की स्थिरता देखना चाहते हों और फिर आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां अमेरिका में मिड टर्म चुनाव करीब आने लगते हैं। जैसे जैसे आप मिड टर्म चुनावों के करीब आते हैं, ये बहुत कम संभावना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वहां कोई एक और सैन्य कार्रवाई शुरू करेगा। शायद मुमकिन है मिड टर्म चुनावों के बाद, जब आप जानते हैं ट्रंप को मतदाताओं की सद्भावना की जरूरत नहीं होगी ताकि वे अपनी पसंद के कांग्रेस सदस्यों को जितवा सकें। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति तब वापस जाएं जब उनके पास घरेलू चिंताएं ना हो। लेकिन बेशक हर दिन जो बिना किसी सैन्य कार्रवाई के गुजरता है, उतना ही कम संभावना है कि आप फिर से बल प्रयोग देखेंगे। तो एलेक्स, वापस आते हैं अमेरिका की मांगों पर। आपने होर्मुज जलडमरू मध्य को बिना टोल सभी जहाजों के लिए खोलने की बात कही थी। राष्ट्रपति महीनों से कह रहे हैं कि ईरान को मानना होगा कि वे कभी परमाणु हथियार या बम नहीं रखेंगे। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? आपने यही सवाल अभी पूछा था। राष्ट्रपति कहते हैं कि अमेरिका संभवतः चीन के साथ मिलकर उस परमाणु धूल और संवर्धित सामग्री को बाहर निकालेगा जो इजराइल और अमेरिका की बमबारी से ईरान में गहराई में दफन है। मेरा मतलब है, आप अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम की बात कर रहे हैं। वहां इतना यूरेनियम हो सकता है कि उससे 10 परमाणु बम बनाए जा सके। और जब आप अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम के साथ प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है कि आप जानते हैं, उसे संवर्धित करना शुरू करने में सबसे ज्यादा समय लगता है और फिर जैसे जैसे वो और अधिक संवर्धित होता जाता है, आप जानते हैं, उसे परमाणु ग्रेड तक पहुंचाने के लिए जितना घुमाना पड़ता है वो कम और कम होता जाता है। तो अगर ईरानियों में 60% संवर्धित यूरेनियम को आप जानते हैं अंत तक ले जाने की इच्छा है, और ऐसा माना जाता है कि उनके पास कुछ अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम हो सकता है जो 60% से भी अधिक है। वो तो आप जानते हैं 90% संवर्धित यूरेनियम के करीब भी हो सकता है, जो कि वहां से परमाणु बम बनाने में बहुत कम समय लग सकता है। राष्ट्रपति के लिए वहां जाकर उसे हासिल करना अब भी जरूरी है और इसे 2 तरीकों से पाया जा सकता है। पहला तरीका है कि वे खुद दे दें या सामने से अंदर जाकर ले लें, या ऑपरेशन का आदेश देना पड़े ताकि बाहर निकाला जा सके। इसमें कितना समय लगता है, हमें अभी ठीक नहीं पता कि संवर्धित यूरेनियम कुछ जगहों के नीचे कितनी गहराई में दबा है। हमें पता है कि अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर उन जगहों को निशाना नहीं बनाया जहां उच्च संवर्धित यूरेनियम दबा हुआ है, क्योंकि वे शायद वहां किसी तरह की पर्यावरणीय आपदा नहीं पैदा करना चाहते थे, या वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे उसे पूरी तरह से बाहर निकाल सकें। तो निश्चित रूप से यही बात है यहाँ कि ट्रंप को ये कहने में सक्षम होना चाहिए, ए, हमने हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुली रखी है, बी, ईरान ने कभी परमाणु हथियार विकसित या हासिल न करने का वादा किया है, और निश्चित रूप से उनके पास वो सामग्री नहीं होनी चाहिए जो उन्हें वादा तोड़कर जल्दी परमाणु हथियार बनाने के लिए चाहिए होगी। आप जानते हैं, इन वार्ताओं में हमें अब तक क्षेत्र में आतंकवादी प्रॉक्सी गुटों की फंडिंग के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, और जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को भारी मात्रा में प्रतिबंधों से राहत दे सकता है, पुनर्निर्माण और कुछ नुकसान की मरम्मत के उद्देश्य से, जो कि सैन्य अभियान के तहत अमेरिकी और इजरायली वायुसेना द्वारा किया गया था। सवाल है कि वे पैसे का क्या करेंगे। जब आप पीछे देखते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान परमाणु समझौते JCPOA की बात कर रहे थे, और आप जानते हैं राष्ट्रपति हैरान थे कि राष्ट्रपति ओबामा ने ईरानियों को कितनी बड़ी रकम दी थी। आप जानते हैं, $1 अरब से भी ज्यादा नकद में। यहाँ जिन भुगतानों की बात हो रही है वे रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिबंधों से राहत के रूप में $300 अरब तक हो सकते हैं। ये एक अविश्वसनीय राशि है। इसका मतलब ये नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वो रकम खुद जाकर देगा। हो सकता है ईरानियों को पैसा पाने के लिए कोई और तरीका निकाला जाए, शायद कतरियों के जरिए
या कर्ज या ऐसी ही किसी और चीज के जरिए। लेकिन इससे ये शासन अब भी पूंजी से भर जाएगा और उस पूंजी के इस्तेमाल का उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वे इसका इस्तेमाल अवैध परमाणु कार्यक्रम बनाने में करते हैं। वे इसका इस्तेमाल क्षेत्र में आतंकी प्रॉक्सी समूहों को वित्त पोषित करने में करते हैं। बिल्कुल एलेक्स, फिलहाल युद्ध विराम के बावजूद दोनों पक्ष हमले कर रहे हैं। हम इस पर लेबनान के संदर्भ में भी चर्चा कर चुके हैं, जल्द ही उस पर आएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन दागे और फिर अमेरिका ने इस पिछले गुरुवार को दक्षिणी ईरान पर जवाबी हमला किया। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करते हुए ड्रोन दागे, जिसके जवाब में तेहरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया। ये युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर झड़प मानी जा रही है। ये युद्ध विराम है, पर दोनों पक्ष अभी भी हमला कर रहे हैं। ये भी बातचीत बढ़ाने की एक रणनीति है ना? और अगर आप बस बात ही करते जा रहे हैं और किसी भी पक्ष के पास किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की कोई असली विश्वसनीय धमकी नहीं है, तो आप जानते हैं हर पक्ष अपनी थोड़ी थोड़ी ताकत खो देता है। तो आप जानते हैं ये जो विचार है कि ईरान अपने कुछ जहाज़ों से फायरिंग शुरू कर देगा, असल में वे संयुक्त राज्य अमेरिका की परीक्षा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मजबूती से लेकिन सीमित तरीके से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन फिर बड़ी सैन्य ताकत की धमकी का इस्तेमाल ईरानियों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने के लिए किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक तरफ आपके पास युद्ध विराम है, दूसरी ओर आपके पास अभी तक कोई हस्ताक्षरित समझौता नहीं है जो युद्ध विराम को औपचारिक या अमेरिका की मांगे पूरी करता हो। और इसलिए आपके पास दोनों पक्षों की इच्छा शक्ति की इस तरह की बदले की कार्रवाई है और उस ताकत का इस्तेमाल बातचीत की ओर एक दबाव के रूप में किया जा रहा है। एलेक्स, आपने पहले प्रतिबंधों में राहत की संभावना का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ आपके पास है। बुधवार को ट्रंप प्रशासन ने ईरान के नवगठित फारस की खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण पर प्रतिबंध लगाए। आरोप लगाया कि वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों से वसूली में मदद कर रही है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। फारस की खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण, ये ईरान की कोई नई संस्था है जो अभी अभी सामने आई है। देखिए, मेरा मतलब है जैसे न्यूयॉर्क सिटी में पोर्ट अथॉरिटी होती है जो पुलों और सुरंगों के टोल बूथ चलाती है। यही बात है जो अमेरिका नहीं चाहता। वे नहीं चाहते कि वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगे। फिर से, ये किसी नहर की तरह नहीं है जैसे मिस्र की स्वेज नहर या पनामा नहर, जहां किसी देश ने मूल रूप से वाणिज्यिक जहाजरानी को आसान बनाने के लिए जलमार्ग बनाया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय और प्राकृतिक जलमार्ग है जिस पर कभी टोल नहीं लगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आखिरी चीज जो देखना चाहेंगे वो है कि ईरान टोल लगाना शुरू कर दे। हमने वास्तव में ओमान को ये कहते हुए देखा है, अरे एक मिनट रुको, हम होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करते हैं, तो हमें भी इस पर टोल लगाना चाहिए। और फिर आपने अमेरिकी वित्त सचिव को ये धमकी देते हुए सुना कि अगर ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर टोल लगाना शुरू किया तो वो ओमान पर प्रतिबंध लगा देंगे। और फिर आप वास्तव में दुनिया भर के अन्य देशों को ये कहते हुए देख सकते हैं, रुको जरा, हमारे यहाँ भी जलडमरू मध्य हैं। आप जानते हैं बहुत सारी जगह हैं जहाँ बहुत संकरे जलमार्ग हैं जो व्यापारिक आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर तेल या अन्य वाणिज्यिक सामानों की डिलीवरी में। और आप नहीं चाहेंगे कि वे देश ये कहें कि हम भी अपने जलमार्ग पर टोल लगा देंगे। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रंप प्रशासन ऐसी हर कोशिश पर प्रतिबंध लगाएगा जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर टोल लगाने की कोशिश करेंगे। अब आप और मैं दोनों जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पर लगातार पोस्ट करते रहते हैं, ये संदेश भेजते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कुछ मिनट में ही। ईरान के संदर्भ में मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। राष्ट्रपति ने कहा कि शायद युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप वे चाहते हैं कि सऊदी अरब, कतर और अन्य देश अब्राहम समझौते में शामिल हों, जो इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच सामान्यीकरण समझौता है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ईरान का इस्लामी गणराज्य अब्राहम समझौते में शामिल हो। उन्होंने कहा, वाह, तो मेरा मतलब है ये काफी अविश्वसनीय है। मेरा मतलब है शायद मैं ये तर्क दूं कि जब शासन गिर जाएगा, भगवान करे जल्दी हो, तो ईरान अंततः इजराइल के साथ सामान्यीकरण समझौते में शामिल होने के लिए तैयार होगा, शायद बहुत जल्दी भी। लेकिन जब तक शासन अभी भी कायम है, क्या यह बिल्कुल भी यथार्थवादी है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। हाँ, जैसा आपने कहा, अगर शासन गिर जाए और उदाहरण के लिए क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी सत्ता में आ जाएं, तो क्या वे इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर सकते हैं?
मुझे लगता है कि वे इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने पर गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ईरान ऐसा करेगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इन अन्य देशों में से कुछ ऐसा करेंगे या नहीं। और निश्चित रूप से वो देश जिसे सामान्यीकरण के सबसे करीब माना जाता था वो सऊदी अरब था। अब अब्राहम समझौते की ये पूरी अवधारणा ट्रम्प प्रशासन में पहले से ही 2018-2019 में चर्चा में थी और इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को उस बिंदु तक पहुंचने में बहुत समय लगा जहां वे एक समझौते पर पहुंच सके। इसका एक कारण यह भी था कि ट्रंप प्रशासन को यह समझने में समय लगा कि इसके साथ एक कीमत जुड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि इजराइल और अन्य अरब देशों के बीच संबंध सामान्य करना बिना पहले इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल किए। लेकिन उसके बाद इजराइल में लगातार 5 चुनावों का ये दौर आया और इसने एक अनिश्चितता पैदा कर दी, जिससे सऊदी और अन्य देशों ने अब्राहम समझौते में शामिल होने से पहले हिचकिचाहट महसूस की। तो वास्तव में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर 2020 तक नहीं हुए, जब संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, मोरक्को, सूडान ने अब्राहम समझौतों के तहत हुए पहले 4 सामान्यीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब उस समय स्थिति ऐसी थी कि अमीरात और सऊदी अरब के बीच बहुत अधिक निकटता थी, और जो हमने अब देखा है खासकर पिछले साल में वो ये है कि अमीरातियों और सऊदी लोगों के बीच थोड़ी दूरी आ गई है। इसका बहुत कुछ संबंध सऊदी अरब द्वारा मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थन से है, खासकर यमन में मुस्लिम ब्रदरहुड के गुटों से, जबकि अमीराती मुस्लिम ब्रदरहुड से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। तो अमीरात और सऊदी अरब की विदेश नीति रणनीतियों में कुछ मतभेद उभर आए। इसी कारण सऊदी अरब के लिए किसी समझौते में जाना और भी कठिन हो गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इस समय सऊदी अरब, कतर और अन्य देशों पर जबरदस्त दबाव है। एक तरफ उन्हें फारस की खाड़ी में किसी तरह की स्थिरता लाने के लिए उनकी जरूरत है। इसी समय खासकर सऊदी अरब वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बड़े रक्षा सौदों की तलाश में है और वे शायद किसी और राष्ट्रपति के तहत ये रक्षा सौदे हासिल नहीं कर पाएंगे। हमने देखा कि बाइडेन प्रशासन ने खशोगी मामले में सऊदी अरब से कैसे व्यवहार किया, और इसलिए वे बाइडेन प्रशासन के तहत सऊदी अरब को वास्तव में एक सहयोगी के रूप में नहीं देख रहे थे। और ट्रंप के बाद कोई और राष्ट्रपति आ सकता है जो मध्य पूर्व के प्रति और भी अलगाववादी दृष्टिकोण रखे और इस तरह के रक्षा समझौतों में शामिल न होना चाहे। सऊदी अरब अभी अमेरिका से वही चाहता है जिससे राष्ट्रपति के पास ज्यादा ताकत है, और वो इस सामान्यीकरण समझौते को होते देखना चाहते हैं। उसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला, ये एक तरह से एक शानदार कूटनीतिक उपलब्धि होगी। आप जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा कई बार जताई है, और निश्चित रूप से ईरान के साथ युद्ध शुरू करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आपके नोबेल पुरस्कार के दावेदारी को आगे नहीं बढ़ाता। फिर भी ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करना जो अरब इजराइल संघर्ष खत्म कर दें, नोबेल पुरस्कार योग्य हो सकता है। इसलिए ये कुछ हद तक व्यक्तिगत भी है। ये एक व्यक्तिगत आकांक्षा है। और फिर दूसरा हिस्सा है चीनी बेल्ट रोड पहल के विकल्प के रूप में इस वैकल्पिक व्यापार मार्ग का निर्माण, जो कि IMEC कॉरिडोर है। ये इस पर निर्भर करता है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जाए। भारत से फारस की खाड़ी, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल होते हुए हाइफा बंदरगाह से सामान यूरोप व पश्चिमी देशों भेजने के लिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगर सामान इन देशों से होकर भेजना है तो इनके बीच किसी न किसी तरह के संबंधों का सामान्यीकरण होना चाहिए। क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है। शायद ये देश इजरायली चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं ताकि जान सकें कि वे किससे समझौता करेंगे। हम किससे समझौता कर रहे हैं? क्या हम नेतन्याहू से समझौता कर रहे हैं, जो अगले 2.5 साल ट्रंप के साथ पद पर रहेंगे और शायद आगे भी? क्या वहां कोई दूसरी इजरायली सरकार बनने वाली है? क्या वो सरकार ऐसी होगी जो नेतन्याहू प्रशासन द्वारा वर्षों में मध्य पूर्वी कूटनीति के संबंध में की गई कुछ प्रगति को पलटने की कोशिश करेगी? तो अभी बहुत कुछ बदल रहा है, और क्या ये समझौते चर्चा में हैं? मुझे लगता है ये संभव है, लेकिन ये देखना होगा कि ये चीजें कैसे अपनी जगह बैठती हैं। एलेक्स, अब मैं लेबनान की स्थिति पर आना चाहता हूं।
रिपोर्ट्स के अनुसार आईडीएफ और उत्तर की ओर बढ़ रही है, शायद लितानी नदी के पार भी। आज सुबह की तस्वीरें दिखाती हैं कि आईडीएफ ने बोफोर्ट किला कब्जा लिया, जो 80 के दशक की शुरुआत में इजराइल की लेबनान घुसपैठ का प्रतीक रहा है। इसी समय कई हफ्तों बाद पहली बार बेरूत में हमले हुए हैं। एक लक्षित हत्या हुई है। अली अल हुसैनी, जो इमाम हुसैन डिवीजन में मिसाइल फोर्स के कमांडर थे, और यह आईआरजीसी की एक शाखा है। इसी समय दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि लगभग हर दूसरे दिन हिजबुल्लाह द्वारा छोड़े गए इन आत्मघाती ड्रोन से कोई न कोई इजरायली सैनिक मारा जा रहा है। तो सैनिक बहुत लंबे समय में पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। लक्षित हत्याएं जारी हैं। और इसी समय दुर्भाग्यवश आईडीएफ सैनिक हमें यहां सुरक्षित रखने के लिए इन आत्मघाती ड्रोन के कारण अपनी जान दे रहे हैं। इस समय लेबनान में बहुत कुछ हो रहा है। सही है। और जब हम ईरान और वहाँ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना के बारे में बात कर रहे थे, तो ईरान की एक मांग ये है कि वे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच ही नहीं, बल्कि एक युद्ध विराम देखना चाहते हैं। वे लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम देखना चाहते हैं। अब युद्ध विराम का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, हमने इस बारे में बात की है कि इजराइल ने किस तरह युद्ध विराम की परिभाषा को बदल दिया है ना? तो याद है, हम ब्यूफोर्ट किले के बारे में बात कर रहे थे, है ना? ये एक जगह है, एक स्थान है जिसे इजराइल ने पिछली लड़ाइयों में अपने नियंत्रण में रखा था। और हम जानते हैं कि इजराइल का 2006 में लेबनान के साथ युद्ध हुआ था। शायद उस युद्ध के दौरान उन्होंने हिजबुल्लाह की ताकत को मान लीजिए 20 से 30% तक कम कर दिया था, जितनी उनकी क्षमता 2006 के युद्ध से पहले थी, जो एक तरफ से देखा जाए तो एक अच्छी उपलब्धि लगती है। लेकिन फिर आपको युद्ध विराम समझौता मिल जाता है। आपको संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 3701 मिलता है, जो यूएस शांति सैनिकों को नहीं बल्कि यूएन शांति सैनिकों को यूनिफिल के तहत दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के पुनर्निर्माण को रोकने या नियंत्रित करने के लिए लाता है। हिजबुल्लाह ने क्या किया? उन्होंने यूनिफिल के सामने ही अपनी ताकत फिर से खड़ी कर ली। तो बजाय इसके कि उनकी क्षमता को मान लीजिए 20% तक कम कर दिया जाए, उन्होंने ना सिर्फ वो 20% वापस हासिल कर लिया और 2006 की उस जंग से पहले वाली स्थिति में लौट आए, लेकिन UNIFIL के तहत, UN 701 के तहत उन्होंने असल में अपनी सैन्य ताकत को 100 से 1000 गुना तक बढ़ा लिया, जितनी पहले थी। और यही वो तरह की युद्ध विराम है जिसे हिजबुल्लाह और ईरान देखना चाहते हैं। वे युद्ध विराम चाहते हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक आएं, इजराइल को गोली चलाने से रोका जाए और वे अपनी ताकत फिर से इकट्ठा कर पहले से भी मजबूत बन सकें, जैसा 7 अक्टूबर से पहले था। अब युद्ध के दौरान नवंबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जो युद्ध विराम समझौता किया था, आप जानते हैं, रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर इस योजना को इजरायली कैबिनेट में लेकर आए थे। कैबिनेट ने कहा कि हम युद्ध विराम समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि वे 2006 के संस्करण के बारे में सोच रहे हैं। और जो डर्मर और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पेश कर रहे थे, वो युद्ध विराम समझौते का एक नया प्रकार था, जिसमें इजराइल को लिबनान में हमला जारी रखने का अधिकार सुरक्षित रहता है। तो हमने एक तरह से युद्ध विराम की परिभाषा ही बदल दी और उसे उलट कर रख दिया। युद्ध विराम अब ऐसा नहीं है कि वो इजराइल को हमला करने से रोके जबकि आतंकवादी फिर से संगठित हो रहे हों, बल्कि अब अगर आतंकवादी फिर से संगठित होने या पुनर्निर्माण की कोई भी कोशिश करते हैं तो इजराइल हमला करता है। इसे ही आप युद्ध विराम कहते हैं। यहाँ निश्चित रूप से हिजबुल्लाह जो चाहता है वो एक समझौता चाहता है, क्योंकि वे खुद को बचाए रखने की कोशिश में है। अब इजराइल मुश्किल में है क्योंकि वे हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए पूरे लेबनान में सैन्य अभियान चलाना होगा। इसके लिए कितने सैनिक चाहिए होंगे? अब आपको लाखों सैनिकों को फिर से जुटाना होगा ताकि वे लेबनान जा सकें। आप वहाँ कितने समय रहेंगे? तो इजराइल ने यह समझ लिया है कि वे क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, और बस, और यहीं पर उनकी सैन्य सिद्धांत बदल गई है। यानी आप हिजबुल्लाह जैसी किसी संगठन को अपनी सीमा पर ताकत इकट्ठा करने की इजाजत नहीं देते। इजराइल ने लितानी तक इलाका खाली कराया है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि अब वे लितानी नदी के पार भी बढ़ रहे हैं, कि हर बार जब भी वे हिजबुल्लाह की कोई हलचल या फिर से संगठित होने की कोशिश देखते हैं तो इजराइल थोड़ा और आगे बढ़ता है और थोड़ा और आगे बढ़ता है, ताकि हिजबुल्लाह और दूसरी आतंकी संगठनों को ये संदेश मिले कि जब भी आप इजराइल के करीब आने की कोशिश करते हैं तो आप अपने ही इलाके पर और ज़्यादा
और ज़्यादा संप्रभुता खोते जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, काफ़ी उठापटक चल रही है। आप ड्रोन की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में हमने देखा है कि अब हिजबुल्लाह फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, जो रूस यूक्रेन युद्ध में भी खास रहे हैं। इनका पकड़ना मुश्किल है क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल नहीं करते, जिससे लॉन्चिंग का पता नहीं चलता। आप इन्हें रडार के जरिए ज़्यादा ट्रैक भी नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं पता। इजराइल ऐसे ड्रोन से निपटने के तरीके खोज और विकसित कर रहा है जिन्हें पकड़ना मुश्किल है। मुझे लगता है वे कुछ उपाय निकाल रहे हैं। मुझे नहीं पता वो छोटे ड्रोन बना रहे हैं जिनमें कैची हो, जो फाइबर ऑप्टिक केबल काट सके। वे जाल की बात कर रहे थे, उन्हें पकड़ने के उपायों की। हम स्टार्टअप नेशन हैं और मुझे यकीन है हम इन रनों का हल जरूर निकाल लेंगे। दुर्भाग्य से उत्तरी सीमा पर लगातार बमबारी, रॉकेट और ड्रोन हमले हो रहे हैं और स्कूल बंद हैं। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां सीमा के पास रहने वालों के लिए जीवन को बहुत बाधित कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार हम उन ड्रेनों से निपटने के लिए कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सैनिक सुरक्षित रहें और उन्हें इसकी कीमत न चुकानी पड़े। हालांकि पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं रहे। खैर, निश्चित रूप से ये संभावना है कि इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान के माध्यम से किसी तरह का समझौता कर लें ताकि शांति बनी रहे। और फिर से, ये हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच माहौल को परखने जैसा है। आप जानते हैं, हमेशा इस बदले की भावना के खेल में लगे रहते हैं, जो कभी भी किसी बड़ी चीज में बदल सकता है। लेकिन आपको इस समय ये मानना होगा कि हिजबुल्लाह समझता है कि अगर वो जीवित रहना चाहता है और नुकसान की भरपाई करना चाहता है, तो उसे शायद लंबे समय तक शांति की जरूरत है। तो समस्या ये है कि उन्हें वो शांति नहीं मिलने वाली जो उन्हें 2006 में मिली थी। सही है। मतलब कि इजराइल उन्हें वो शांति नहीं देने वाला जो वे फिर से निर्माण के लिए चाहते हैं। तो अगर उन्हें वो शांति नहीं मिलेगी जो वे चाहते हैं, तो वे भी आपको बदले में शांति नहीं देंगे। और हम इस तरह की झड़पों की स्थिति देख सकते हैं। या आप जानते हैं, कोई ड्रोन आकर किसी सैनिक को मार सकता है, उत्तर में किसी स्कूल को निशाना बना सकता है, और फिर इजराइल जवाब देता है। लेकिन पूर्ण पैमाने पर नहीं, जब तक कि हिजबुल्लाह हाइफा या तेल अवीव में लंबी दूरी की रॉकेट फायर कर रहा हो, या इजरायली प्राकृतिक गैस और बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि इजराइल बड़े पैमाने पर सैनिकों को बुलाएगा और अब वह उत्तर में बेरूत तक जाने लगेगा। तो आप जानते हैं, ये एक तरह का बदला है। दोनों पक्ष एक दूसरे को परख रहे हैं। काफी संभावना है कि लंबे समय तक झड़पों जैसी स्थिति बनी रह सकती है। ना तो पूरी तरह से शांति और ना ही पूरी तरह से युद्ध, बल्कि एक लंबा समय इसी तरह चलता रह सकता है। फिर भी इजराइल और लेबनान ने शुक्रवार को पेंटागन में बातचीत की और सुरक्षा ट्रैक की औपचारिक शुरुआत की, जो दोनों देशों के संघर्ष विराम वार्ताओं का समर्थन करती है। यह जानकारी अमेरिकी पक्ष द्वारा जारी बातचीत के ब्यौरे के अनुसार है। चाहे इजराइल और हिजबुल्लाह उलझे हों या उत्तर में संघर्ष विराम हो या न हो, वॉशिंगटन में इस समय इजराइल और लेबनान के बीच पूर्ण समझौते की बातचीत जारी है। जैसा हमने कहा, हिजबुल्लाह वार्ता में नहीं है। सही है, आपका असली मतलब क्या है? आप इजराइल और लेबनान सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ। लेबनान सरकार जो फिर से मुख्य रूप से ईसाइयों के नियंत्रण में है। 3 अलग अलग मुख्य गुट हैं। हालांकि लेबनान में कई गुट हैं, लेकिन 3 प्रमुख गुट हैं जो मैरोनाइट ईसाई हैं, और फिर आपके पास एक सुन्नी गुट है जिसे हिजबुल्लाह से नफरत है, और फिर आपके पास हिजबुल्लाह है जो एक शिया गुट है। तो लेबनान में ज्यादातर शिया लोग हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं। बाकी 2 गुट, जैसा कि आप जानते हैं, हिजबुल्लाह के विरोधी हैं। समस्या यह है कि हिजबुल्लाह जैसे ईरान में IRGC और गज़ा में हमास के पास हथियार हैं, वैसे ही खुद भी हथियार रखता है। इसलिए वे समाज के भीतर ज़मीनी स्तर पर हावी होने में सक्षम है। तो आप देखिए, क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो गया है, आपने एक ऐसा मौका बना दिया है जहां लेबनान वास्तव में इजराइल के साथ किसी तरह की बातचीत शुरू कर सकता है, और शायद वहां कुछ सद्भावना भी है। दोनों पक्ष हिजबुल्लाह को दुश्मन मानते हैं और उसकी मौजूदगी में इजराइल लेबनान सामान्यीकरण नहीं चाहते। तो वे इन वार्ताओं का इस्तेमाल एक बहाने के तौर पर कर सकते हैं, एक वजह के रूप में कि उन्हें इजराइल के खिलाफ युद्ध जारी क्यों रखना है, ताकि वे IDF को और अंदर खींच सकें। और वे उम्मीद कर रहे हैं कि लेबनान की ये अन्य गुट वास्तव में इजराइल और IDF के खिलाफ हो जाए,
क्योंकि वे लेबनान के अंदर लगातार हमले कर रहे हैं। ये बहुत जटिल स्थिति है जिसे वॉशिंगटन में उच्च स्तर पर संभाला जा रहा है। हम जानते हैं कि येचियल लीडर, अमेरिका में इजराइल के राजदूत, इजरायली पक्ष से वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन सभी चीजों को संभाल रहे हैं। ईरान, राष्ट्रपति, लेबनान, हिजबुल्ला, गाजा, वैश्विक कूटनीति, ये सब एक साथ। हाँ, अगर संभव हो तो गाजा चले। इस हफ्ते इजराइल ने हमास के नए सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराया। इजराइल हर नए सैन्य प्रमुख को खत्म कर देता है। ये नीति तो हमेशा से रही है, आप जानते हैं। यहां तक कि गाजा में हमास के साथ संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल ने 7 अक्टूबर की हत्याकांड के एक और अपराधी, हमास की गाजा ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर हसन हुसैन असलम को भी मार गिराया। तो ये लक्षित हमले जारी हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल गाजा पर अपना नियंत्रण 60% से बढ़ाकर 70% कर देगा, जो हमास के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। हमारे पास इसका एक क्लिप है। हम अब क्षेत्र के 60% पर है। पहले 50 पर थे, फिर 60 पर पहुंचे, लेकिन हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आपके पास वो क्लिप है, और भीड़ में लोग जो कह रहे थे उस पर बात करें तो वे प्रधानमंत्री से कह रहे थे नहीं, 70% नहीं, चलिए गाजा में 100% नियंत्रण करें। प्रधानमंत्री कह रहे थे नहीं, 1 मिनट रुकिए, चलो 60 से 70 तक चलते हैं, फिर देखेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें धीरे धीरे बढ़ना है। जब इजराइल ने गाजा युद्ध विराम पर साइन किए थे, तब ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान के तहत इजराइल के पास गाजा का 53% हिस्सा था, जिसका मतलब है कि गाजा पट्टी के बीचों बीच एक रेखा थी, लेकिन फिर दक्षिणी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर थोड़ी थोड़ी जगहें छोड़ दी गई थीं, ताकि गाजा और इजराइल के हर उस इलाके के बीच एक बफर बैरियर बनाया जा सके जहां जहां गाजा इजराइल से लगता है। साथ ही गाजा और मिस्र के बीच भी एक महत्वपूर्ण बफर बनाया गया, ताकि मिस्र के रास्ते गाजा पट्टी में तस्करी न की जा सके। और जो हमने अब तक देखा है वो ये है कि जैसे जैसे आईडीएफ गाजा में अपना अभियान जारी रखती है और हमास पट्टी का नियंत्रण वैसे नहीं छोड़ रहा है जैसा उसे करना चाहिए। 20 बिंदुओं की योजना के तहत उस 20 बिंदुओं की योजना में हमास को निरस्त करने की बात कही गई है, और वास्तव में ये कोशिश करती है कि गाजा में कोई दूसरी ताकत नियंत्रण संभाले, निरस्त्रीकरण हो, हथियार छीन लिए जाएं और कोई दूसरी राजनीतिक ताकत नियंत्रण में आए। जब तक हमास सत्ता में है, आप देख रहे हैं कि आईडीएफ उस पीली रेखा से आगे कदम उठा रही है और उसे वास्तविक समय में फिर से खींच रही है। और आप देख सकते हैं कि अब इजराइल गाजा पट्टी के 60% से अधिक हिस्से को नियंत्रित करता है, जबकि शुरुआत में ये 53% था। और आप प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं कि ये 60% जल्द ही 70% होगा। और हाँ, आपने वहां भीड़ में लोगों को ये कहते हुए सुना कि जाओ 100% भी ले लो। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं शायद, लेकिन हम अभी चीजें चरणबद्ध तरीके से करेंगे, सबसे पहले यही जरूरी है। चलिए पहले 60% से 70% तक पहुंचते हैं। मैं 100% के लिए वोट करता हूं, क्योंकि हम यहां ऐसे ही पहुंचे हैं। जब हमने 2005 में गुश कतीफ, गाजा की यहूदी बस्तियां छोड़ी थीं, मेरी राय में उसी का सीधा नतीजा था सालों बाद 7 अक्टूबर का नरसंहार। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि एक दिन हम फिर गाजा में बसेंगे, जहां यहूदी समुदाय होंगे। समझें, जब गाजा में बस्तियां थीं, तब भी इजराइल गाजा पट्टी के पूरे हिस्से पर नियंत्रण में नहीं था। वहां 5 उंगलियों की योजना थी, जिसमें कुछ यहूदी बस्तियां थीं, उत्तर में, केंद्र में और दक्षिण में, ताकि गाजा के भीतर रणनीतिक स्थानों पर आईडीएफ की मौजूदगी बनाई जा सके। सही है। तो वहां सिर्फ एक सैन्य कब्जा नहीं था, बल्कि सेना वहां निवासियों की सुरक्षा के लिए भी थी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि गाजा मूल रूप से यहूदा और सामरिया के क्षेत्र जैसा हो गया था। क्षेत्र वो इलाका है जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नागरिक और सैन्य नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि आईडीएफ अक्सर क्षेत्र ए में जाती है। आप जानते हैं, ये उभरते आतंकी खतरे को शुरू में ही कुचलने की नीति है। जब आईडीएफ वहां होती है तो आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर आप देखते हैं कि जब आतंकवादी गतिविधियां सतह पर आ रही होती हैं तो खरपतवार उगने लगती है। आप अंदर जाते हैं और जैसे ही आपको पता चलता है, उसे साफ कर देते हैं। आप 7 अक्टूबर जैसी घटना या तब तक इंतजार नहीं करते जब तक हमास आपके शहर पर 50 रॉकेट ना दाग दे,
क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपको अंदर रहना होता है, आपको खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करना होता है और जैसे ही आतंकवादी सामने आते हैं उन्हें खत्म करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इजराइल ने पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लिया था। वास्तव में वे गाजा के बहुत छोटे हिस्से पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन वे वहां मौजूद थे। बिल्कुल सही। और अब गाजा में फिर से बसने की मांगें उठ रही हैं, क्योंकि गाजा में फिर से बसने से वहां आईडीएफ की स्थायी मौजूदगी को वैधता मिल जाती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम अभी 100% नहीं चाहते, क्योंकि गाजा के लोग अब भी वहां हैं। ठीक है, अब अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां गाजा के लोग स्वेच्छा से पट्टी छोड़कर बाहर जाने लगते हैं, और जितने भी सर्वे हमने देखे हैं उनके अनुसार 50 से 80% गाजा के लोग कह रहे हैं कि वे वहां से जाना चाहते हैं। समस्या ये है कि उन्हें जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा। इजराइल तैयार है, पर उन्हें स्वीकारने को कोई देश तैयार नहीं है। आप जानते हैं, कुछ समय पहले लीबिया में संभावित रूप से इस बारे में बातचीत हुई थी और भी चर्चाएं थीं कि दसियों हजार या उससे अधिक लोगों इंडोनेशिया भेजा जाए। सोमालीलैंड के साथ भी संभावित बातचीत हुई, जिससे इजराइल ने संबंध सामान्य किए हैं कि वो कुछ गजावासियों को स्वीकार सकता है। अगर गजावासी चले जाएं, तो क्या इजराइल गजा पट्टी पर कब्जा करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन इस बीच इजराइल उन 10 लाख से अधिक गजावासियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता जो फिलहाल गजा पट्टी में टेंटों में रह रहे हैं। तो इजराइल धीरे धीरे इलाका ले रहा है और गजावासियों को एक और संकरे क्षेत्र में समेट रहा है, जहां हमास अब भी घूम रहा है और उस आबादी को बंदूकों से डराता धमकाता है। अनरा जैसी संस्थाएं निश्चित रूप से नहीं चाहती कि गजावासी वहां से जाएं। वे उन्हें इजराइल राज्य के खिलाफ मोहरे के रूप में वही रखना चाहती हैं। हमने यह बार बार देखा है। लेकिन मैं अभी संयुक्त राष्ट्र की बात करना चाहता हूं। इजराइल ने इस हफ्ते घोषणा की है कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के कार्यालय के साथ अपने संबंध निलंबित कर रहा है, क्योंकि इजरायली संस्थाओं को संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। ये सब बातें कोई बना नहीं सकता, एलेक्स। ये अविश्वसनीय है कि इजराइल को यौन हिंसा के मामले में आईसिस, हमास और दुनिया के सबसे बर्बर आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा है कि जब तक गुटेरेस अपने पद पर बने रहेंगे, इजरायली मिशन का महासचिव के कार्यालय से कोई और संपर्क नहीं होगा। डैनी डैनन ने कहा कि यह नैतिक कलंक है जिससे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अभी जो हमने देखा, क्या ये 2 हफ्ते से भी कम समय पहले नहीं था जब निक क्रिस्टफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ यौन शोषण कर रहा है। आप 14 स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से कुछ की पुष्टि नहीं हुई है और कुछ कुख्यात इजराइल विरोधी हैं। और वो लेख ठीक उसी समय आया जब इजराइल एक बड़ा रिपोर्ट जारी कर रहा था, जिसे उसने 1 साल से भी ज्यादा समय तक तैयार किया था। 1000 से ज्यादा स्रोतों का इस्तेमाल करके 7 अक्टूबर को इजरायलियों के साथ और बंधकों के खिलाफ हुई व्यवस्थित यौन शोषण की घटनाओं का विस्तार से दस्तावेज और विवरण तैयार किया गया। तो वे बस उल्टा कर देते हैं और सुर्खी चुरा लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ संयुक्त राष्ट्र भी कुछ ऐसा ही कर रहा है और इजराइल को इन आतंकवादी संगठनों के साथ ब्लैकलिस्ट में डाल रहा है, ये कहते हुए कि इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ यौन शोषण का अपराधी है। यहाँ सबसे विडंबना ये है कि कुछ साल पहले एक रिपोर्ट में आईडीएफ पर नस्लवादी सेना होने का आरोप इसलिए लगा क्योंकि सेना ने बलात्कार नहीं किया। आईडीएफ के पुरुषों ने फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया, फिर भी इसे नस्लवाद कहा गया। एक तरफ वे बलात्कार का आरोप लगाते हैं जबकि ऐसा हुआ ही नहीं, और फिर जब वे मानते हैं कि आप नहीं करते तो वे कहते हैं कि आप इसलिए नहीं करते क्योंकि ये नस्लवादी है। अब डैनन का ये कदम वास्तव में प्रतीकात्मक है, क्योंकि हम अब जून 2026 की शुरुआत में हैं और गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में अपने लगातार दूसरे 5 साल के कार्यकाल में हैं और वो दिसंबर के अंत में पद छोड़ने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक नए महासचिव होंगे। और डैनी डेनुजियो ने अपनी घोषणा में कहा, आप जानते हैं, हम गुटेरेस के कार्यालय से किसी भी संपर्क को निलंबित कर रहे हैं। लेकिन वे फिर से किसी तरह के संबंध नए महासचिव के नियुक्त होने पर शुरू करेंगे। और निश्चित रूप से इजराइल को उम्मीद है कि अगला महासचिव
बेहतर होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको कोई इजराइल समर्थक महासचिव मिलने वाला है, लेकिन आप जानते हैं जैसा कि ये चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो और भी बुरे होते हैं और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा समझदार होते हैं, जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि डैनन का मानना है कि इस समय गुटेरेस ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे अब आप बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक और बड़ा सवाल उठता है। आप जानते हैं, आखिर इजराइल अभी भी संयुक्त राष्ट्र में कर क्या रहा है? सच में ये एक ऐसा संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल की वैधता को नकारने के उद्देश्य से ही बनाया गया लगता है। ये स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का जो जनादेश था, जो भयानक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, राष्ट्र संघ की उस विफलता के बाद, जो उस युद्ध को रोक नहीं सका, उसने दुनिया में अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में ये सारी जंगें हो रही हैं और ये सब संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में ही हो रही हैं। और ये एक ऐसा संगठन है जो इजराइल की निंदा न केवल दुनिया के किसी भी अन्य देश से अधिक करता है, बल्कि दुनिया के सभी देशों को मिलाकर भी उससे अधिक करता है। मेरा मतलब है, आप इजरायली सरकार या इजराइल देश की जितनी भी आलोचना करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बस इस जगह पर घूम कर देखिए। मैं किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं कि यहां घूम कर देखें और जिससे आप बात कर रहे हैं उसे बताएं कि ये जगह ईरान से भी बुरी है, सूडान से भी बुरी है। इन्हीं देशों को मानवाधिकार और महिला समितियों में रखा जाता है, जैसे ईरान को भी एक समिति में रखा गया है। आप जानते हैं, इन्हें परमाणु अप्रसार समितियों में रखा जाता है। आप जानते हैं, ये हर तरह से मानव अधिकारों के भयानक उल्लंघन करता है। और यहाँ संयुक्त राष्ट्र कहता है कि इजराइल पूरी दुनिया का सबसे बुरा देश है। मेरा मतलब है, चलिए, अरे रहने भी दीजिए, ये हास्यास्पद है। ये मजाक है, लेकिन मैं न्यूयॉर्क सिटी की बात पर ही रहना चाहता हूँ एलेक्स, क्योंकि जब लोग देखेंगे तब तक सब हो चुका होगा। लेकिन आज मैनहट्टन में सल्यूट टू इजराइल डे परेड है, जहां दसियों हजार, शायद सैकड़ों हजार न्यूयॉर्क वासी और इजराइल समर्थक न्यूयॉर्क सिटी में मार्च करते हैं और इजराइल देश के लिए अपना समर्थन दिखाते हैं। कई सालों में पहली बार न्यूयॉर्क सिटी के मेयर, मुझे लगता है कि ये पहली बार है, पहली बार न्यूयॉर्क सिटी के मेयर वहां मौजूद नहीं होंगे। ज़ोरान मामदानी इसका बहिष्कार कर रहे हैं, आप कह सकते हैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, और सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वे इस साल की परेड में शामिल नहीं होंगे। इसी दौरान NYPD कमिश्नर जेसिका टिश ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। चलिए क्लिप देखते हैं। क्या आपको चिंता है कि मेयर वहां नहीं होंगे? मेयर ने मार्च ना करने का फैसला किया, लेकिन मैंने गर्व से मार्च करने का फैसला किया है। तो एलेक्स, शायद ये विदेश में हर साल का सबसे बड़ा इजराइल समर्थक कार्यक्रम है। मुझे याद है, कॉलेज में मैंने गर्व से इजराइल डे परेड यानी सैल्यूट टू इजराइल परेड में मार्च किया था, और ये फिर से हो रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इसमें नहीं होंगे। ये चौंकाने वाली बात है कि अब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर, जो इजराइल के बाहर सबसे ज्यादा यहूदियों वाले शहर के मेयर हैं, शामिल नहीं हो रहे। आप सिर्फ ब्रुकलिन और मैनहट्टन की बात कर रहे हैं, और न्यू जर्सी और दूसरी जगहों से भी लोग आ रहे हैं, जैसे शहर के बाहर के आसपास के ट्राई स्टेट इलाके से, जहां शायद इस सघन ट्राई स्टेट इलाके में 2 मिलियन से भी ज्यादा यहूदी हैं। ये नंबर 1 कार्यक्रम है, जैसा आपने कहा। मैं कई बार उस परेड में गया हूँ। मैंने कई बार उस परेड से और सेंट्रल पार्क में परेड के ठीक बाद होने वाले उस कॉन्सर्ट से प्रसारण किया है। ये कार्यक्रम यहूदी समुदाय के लिए इजराइल से जुड़ाव और एकता दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अब इस मुकाम पर आना कि इस शहर का मेयर, जहां दुनिया में यहूदियों की आबादी सबसे सघन है, ये कहता है कि वो इजराइल डे परेड में हिस्सा भी नहीं लेना चाहता, तो आप जानते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसी समय मेयर के अपने प्रशासन के अंदर भी ये तनाव है, क्योंकि NYPD के पुलिस प्रमुख, पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश, जो जेम्स टिश की बेटी हैं, जो न्यूयॉर्क में यहूदी फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन थे, और मुझे लगता है यहाँ तक कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, आप जानते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, ममदानी के ठीक बगल में खड़ी होती हैं, यहूदी सितारे वाला हार पहने हुए, और कहती हैं कि वो गर्व से मार्च करेंगी। लेकिन गर्व से मार्च करने के अलावा, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं, ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है कि वे इस साल इस परेड के चारों ओर सबसे उन्नत सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं,
और सच कहूं तो ये परेड एक बड़ा निशाना बन सकती है। मुझे लगता है इस साल परेड के आसपास ज्यादा विरोध होंगे। सिर्फ मेयर ही नहीं कह रहे हैं कि वे इसमें मार्च नहीं करेंगे, बल्कि जैसा कि हमने कोलंबिया और अन्य विश्वविद्यालय परिसरों में देखा, वैसे ही इस परेड के रास्ते में बहुत सारे फिलिस्तीन समर्थक, हमास समर्थक उपद्रवी हो सकते हैं। और उम्मीद है कि ये परेड बिना किसी बड़ी समस्या के, बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। सुरक्षा की कोई घटना ना हो। लेकिन यहूदी विरोधी भावना के बढ़ते चलन में, चाहे वो गैर हिंसक हो या हिंसक, हम सच में यही उम्मीद करते हैं कि आज इस परेड में आने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। ये इजराइल देश के बाहर सबसे बड़ा इजराइल समर्थक कार्यक्रम है। अब बात करते हैं शायद इजराइल में होने वाले सबसे बड़े ऐसे कार्यक्रम की, और वो जाहिर है JNS इंटरनेशनल पॉलिसी समिट है, जो कुछ ही हफ्तों में 21 जून से 23 जून तक होने जा रही है। यरूशलेम, इजराइल और यहूदी लोगों की शाश्वत राजधानी में सम्मेलन के दौरान कई कार्यक्रम, टूर, शब्बात और खुद सम्मेलन हैं। चलिए कुछ मिनटों में चर्चा करते हैं। हाँ, ये सम्मेलन इजराइल समर्थक प्रमुख कार्यक्रमों और इजराइल अमेरिका एकजुटता के आयोजनों में से एक बनता जा रहा है, साथ ही दुनिया भर के समर्थकों के लिए भी। ये सचमुच अद्भुत है। दूसरे साल में ही सम्मेलन को काफी चर्चा मिल रही है। अप्रैल में होना था, लेकिन युद्ध के कारण स्थगित हुआ। लगभग सभी टिकटें बिक चुकी हैं, कुछ ही बची हैं। लोग jnsummit.org पर जा सकते हैं, या आप लिंक jns.org पर भी पा सकते हैं। आप इसे वहां भी देख सकते हैं। लेकिन एक शानदार समूह है इजरायली राजनेताओं का, जिसमें राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, विदेश मंत्री गिदोन सार भी शामिल हैं। कई अन्य मंत्री, जिनमें डायस्पोरा मामलों के मंत्री शिकली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गमलियल और कई अन्य शामिल हैं। मंत्री एली कोहेन, जो मुझे लगता है कि ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, और एवी डिचेटर, जो कृषि मंत्री हैं। और वहाँ कई राजदूत भी होंगे, जिनमें उम्मीद है कि इजराइल में राजदूत माइक हकाबी भी होंगे। अमेरिका प्रशासन के कई सदस्य भी वहाँ होंगे, हमें उम्मीद है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो अमेरिका में बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं। जिसमें राष्ट्रपति के विशेष दूत यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए यहूदा कपलून, संभवतः उस प्रशासन के अन्य सदस्य न्याय विभाग से, जिसमें हरमीत डिलन, लियो टेरल और अन्य लोग शामिल हैं। वहाँ और मेहमान व अन्य देशों के राजनयिक भी हो सकते हैं। एलेक्स रेमंड वहां होंगे। मैं यहाँ रहूंगा। जोनाथन टोबिन, हमारे प्रधान संपादक, यहाँ होंगे। मैं वहाँ रहूंगा। आप यहाँ रहेंगे। इसके अलावा JNS के एक पूर्व स्टार, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, और उन्होंने किया है, उनका नाम न्यूयॉर्क सिटी में कौंसल जनरल के संभावित उम्मीदवारों में है। कैरोलाइन ग्लिक वहां होंगी और भी बातें बताएंगी। मेलेनी फिलिप्स भी होंगी, और वहां कुछ संसद सदस्य भी होंगे, जिनमें यूरोपीय देशों के कुछ बहुत उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी शामिल हैं, और खाड़ी देशों से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो राजनेताओं, राजनयिकों, सांसदों के अलावा दुनिया भर के कानूनी मंचों पर इजराइल के लिए लड़ने वाले कानूनी विशेषज्ञ, यहूदी विरोधी भावना को चुनौती देने वाले लोग, कई पत्रकार और अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होंगे। 2.5 दिन की अवधि में 200 से अधिक वक्ता होंगे, और हमें उम्मीद है कि उन वक्ताओं में प्रधानमंत्री भी होंगे, जिन्होंने पिछले साल पहले GIS शिखर सम्मेलन में भाषण दिया था। प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। चूंकि वे कई जरूरी सरकारी मामलों में व्यस्त हैं, हमें उम्मीद है कि वे शामिल होंगे। लेकिन हमें तभी पता चलेगा जब ये होगा, शायद आखिरी समय तक भी, कि वे वहां होंगे या नहीं। हमें उम्मीद है कि वे आएंगे, और हमें ये भी उम्मीद है कि बाकी सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमें साइन अप करने के लिए लिंक फिर बताइए। आप jnsummit.org पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप लिंक jns.org पर भी पा सकते हैं। दूसरे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय नीति शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार है। यह एक शानदार कार्यक्रम होने वाला है, इसे मिस मत कीजिएगा। और इसी के साथ आज के जेरूसलम मिनट का ये संस्करण यहीं समाप्त होता है। यहाँ JNS TV पर JNS न्यूज के संवाददाता जॉश एश्टन और JNS के CEO एलेक्स पेमन आपके साथ हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुपर थैंक्स दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। JNS TV देखें शानदार कंटेंट के लिए, और इजराइल, मिडिल ईस्ट व यहूदी जगत की खबरों हेतु jnss.org जाएं। आपका सप्ताह शुभ हो। हम अगले हफ्ते यहीं JNS TV के जेरूसलम मिनट में मिलेंगे।